गठबंधन सरकार का संघवाद पर प्रभाव। कल वो सिखाया ही था कि जो मान लीजिए इसका क्वेश्चन आएगा तो यहां पर पलट के यहां लिख देंगे, इसका क्वेश्चन आएगा तो यहां पर पलट के यहां लिख देंगे। दूसरा टॉपिक है वही संघवाद का मतलब होता है ऐसे। अब इसको समझिए, गठबंधन सरकार एक राजनीतिक प्रबंधन है जिसमें बहुत सारे दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। तो ये जो सरकार बनता है वो अस्थायी सरकार बनता है, क्योंकि बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो अस्थिर राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इस अस्थिर राजनीति ने जो है केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित किया है। चालू भूमिका लिखिए। गठबंधन सरकार ऐसा राजनीतिक प्रबंधन है जिसमें अनेक दल मिलकर साझा उद्देश्यों के लिए सरकार का गठन करते हैं जो अस्थिर सरकार को बढ़ावा देती है। इसका प्रारंभ आजादी के बाद 1977 बाद में संयुक्त मोर्चा सरकार, यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त मोर्चा सरकार वीपी सिंह और देवेगौड़ा साहब का, फिर यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किसका है? कांग्रेस का। और बीजेपी का क्या है? एनडीए। बढ़िया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, पूरा मत लिखिएगा आप, तो लिखिए यूपीए, एनडीए आदि सरकारें। इन पहलुओं ने केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित किया है। आप तो केवल इतना ही लिखिए, संयुक्त मोर्चा, यूपीए, एनडीए आदि सरकार। क्यों नहीं लाइन जुड़ा? संयुक्त मोर्चा सरकार, यूपीए, एनडीए, गठबंधन की सरकारें या आदि सरकारें, इनका प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर भी पड़ा है। इनका प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर भी पड़ा है। और उसी में जोड़िए, इनका प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर भी पड़ा है। ये लिखने का तरीका है, मेंस में ऐसे लिखा जाता है। अभी चूंकि 2-4 क्लास हुआ तो इसलिए सिखा रहा हूं कैसे ऐसे लिखिएगा। उसे पढ़ाने का तो यही चीज होता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बस। बाकी तो भूमिका बनाना खुद ही आप सीख जाएंगे, लेकिन शुरू में तो हमें सिखाना पड़ेगा ना एक एक चीज। अब जैसे समझिए इसका सकारात्मक प्रभाव। अब जब देखिए जो गठबंधन, एक एक समझिए तब लिखिएगा, बनाइएगा मत। ये जो गठबंधन सरकार है तो गठबंधन सरकार में जो है क्षेत्रीय दल होंगे, राष्ट्रीय दल भी होगा। अब क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों होगा, अब दोनों मिलकर गठबंधन सरकार चला रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब क्षेत्रीय दल वाला क्षेत्रीय आकांक्षा रखता है और राष्ट्रीय दल वाला राष्ट्रीय आकांक्षा रखता है, तो क्षेत्रीय दल वाला क्या चाहता है? क्षेत्रीय दल वाला चाहता है भारत जापान संबंध मधुर होना चाहिए। बढ़िया, इतना समझना शुरू कर देंगे तब तो आसान हो जाएगा पढ़ाना। तो क्षेत्रीय दल वाला जो है चाहता है कि सड़क बन जाए, स्कूल बन जाए, मान लीजिए सब, यही सब तो चाहता है। हाँ, अपने क्षेत्र का विकास हो जाए। राष्ट्रीय दल वाला मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम एमएनसी ये सब। तो जो हमारे यहाँ केंद्र राज्य के मध्य जो है, इससे सहयोग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल वाला का जो आकांक्षा है उसको केंद्र सरकार पूरा कर सकता है। नेशनल हाईवे सड़क बनाएगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, और उत्तर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी बनाएगा तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो सब राज्य यही चाहेगा कि नेशनल हाईवे सरकार बना देता। मान लीजिए हमें कहते हैं एम्स खुल जाता, तो हर राज्य आजकल एम्स खुलवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो एम्स तो तभी खुलेगा जब केंद्र सरकार, मान लीजिए सब करिए आईआईटी हमारे राज्य में खुल जाए, मान लीजिए एम्स की तरह जो है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाए, या मान लीजिए आईआईएम की तरह कोई प्रबंधकीय विद्यालय खुल जाए, तो ये सब केंद्र के सहयोग से ही हो सकता है। और दूसरी तरफ जो है वो देखा जाए तो केंद्र सरकार चाहता है कि राज्य सहयोग करते रहें, जिससे हम दूसरे देशों से संधि समझौता करें तो हमको जमीन मिल जाए, एमएनसी लग जाए। तो ये जो गठबंधन सरकारें होती हैं उसमें जो है ऐसा समीकरण बन जाता है जिससे जो है केंद्र राज्य के मध्य सहयोग का भाव उत्पन्न होता है। अब देखिए व्यवहार में भी गठबंधन सरकार में ही पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला।
गठबंधन सरकार में ही राज्यों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। गठबंधन सरकार में ही जो है वो देखा जाए तो शिक्षा मूल अधिकार बना। तो आप देखते हैं कि जितना जमीनी हकीकत का कार्य है सब गठबंधन सरकार में ही हुआ है। ये व्यवहार में भी दिखाई देता है। नंबर 1, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका संघीय सरकार में रहती है, जिससे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं में समन्वय होता है, जिससे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आकांक्षाओं में समन्वय होता है, आकांक्षाओं में समन्वय होता है, जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अब दूसरा बात समझिए, गठबंधन सरकार में जो है छोटे दल होते हैं। भाई कोई भी गठबंधन सरकार होगा तो गठबंधन सरकार होगा तो छोटे दल भी होंगे। भाई किसी के पास 2 सीट होगा, किसी के पास 5 सीट होगा, 4 सीट होगा, ऐसे भी दल समर्थन देते हैं। अब देखा जाए तो जब छोटे दल होंगे तो ऐसी दिशा में जो है सरकार चलाने के लिए, लिखिएगा मत आप लोग, ये सब हमारे समझाने का तरीका होता है। सरकार चलाने के लिए छोटे दल की बात को सुनना पड़ेगा, छोटे दल की बात को सुनना पड़ेगा। और छोटा दल राज्य में सक्रिय होता है, राज्य में सरकार बनाता है। और जब छोटे दल की बात को सुनेंगे तो इसका मतलब छोटा दल राज्य में सरकार बना रखा है, तो केंद्र से कोई बात कहेगा तो केंद्र को सुनना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में बहुमत जुटाने में सहायता कर रहा है। तो यहां पर पारदर्शिता आएगी ना। जब मान लीजिए हमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति है वो अपनी बातों को रख सकता है, तो बातों को रख सकता है तो वो संबंध मजबूत नहीं होगा, मजबूत होगा। जहां पर पारदर्शिता होती है वहां पर संबंध ज्यादा मजबूत होता है। जहां गोपनीयता होती है, मान लीजिए आप कोई चीज झूठ फरेब बोल दिए, कुछ छिपा लिए इधर उधर, अरे आज नहीं तो कल तो किसी को पता चलेगा ही। मान लीजिए शादी ब्याह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यही तो कहते हैं कि भाई देखिए कुछ ना तो आप छुपाएंगे ना तो हम छुपाएंगे। मान लीजिए कभी कुछ हो गया बता दिए, यार ऐसे हो गया यार, चलो ठीक है, 2-4 मिनट मान लीजिए बुरा लगा, कोई मित्र दोस्त बताएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम एक दोस्त कलाकार है ही हैं, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि उससे अच्छा है, तो पारदर्शिता रहने से संबंध मजबूत होता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य पारदर्शिता आता है, और यह पारदर्शिता जो है केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करता है। और जहां पर गोपनीयता होती है, कोई बात छुपा लिए, कोई कुछ कर दिए, कोई कुछ कर दिए, तो उससे क्या होता है, दूरी बढ़ती चली जाती है और अंततः मामला खराब हो गया। देखिए गठबंधन सरकार में छोटे दल सरकार में शामिल होते हैं, छोटे दल सरकार में शामिल होते हैं। और केंद्र सरकार भी सरकार चलाने की मजबूरी से छोटे दल की बातों को सुनता है, जिससे केंद्र राज्य संबंधों में पारदर्शिता आती है और संबंध मजबूत होता है। भाई देखिए अब जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार में, तीसरा बात समझिए, आया होगा क्वेश्चन, देखेंगे 4-5 साल पहले, 10 साल पहले आया हुआ, गठबंधन सरकार ने केंद्र संबंधों को प्रभावित कर दिया। तो गठबंधन सरकार ने केंद्र संबंधों को प्रभावित कर दिया, कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बस यह है कि आपको अपने से सोचना पड़ेगा, क्योंकि किताब में खोजेंगे कि कहां नहीं मिलेगा। किताब में जाएगा गठबंधन सरकार की विशेषता लिख देगा, समस्या बता देगा, वो आपको जोड़ना तो आपको पड़ेगा, या तो पहले जोड़ के जाइए या तो वही लोग बैठ के जोड़िए। हम लोग पढ़ाते समय पहले ही जोड़ देते हैं कि जोड़ दिया, वही जाके लिख दीजिएगा, काम खत्म हो गया। तीसरा बात देखिए, ये बताइए, जब केंद्र सरकार में जो है छोटे दल होंगे तो केंद्र सरकार की शक्ति जो है, केंद्र सरकार केंद्रीकरण रखेगा कि विकेंद्रीकरण। और जब विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगा तो इसका मतलब केंद्र सरकार की शक्ति कम, और केंद्र सरकार की शक्ति कम तो केंद्र सरकार तानाशाही नहीं करेगा, और जब तानाशाही नहीं करेगा तो संबंध मजबूत होगा। 356 का प्रयोग ज्यादा होगा कि कम? गठबंधन सरकार में 356 का प्रयोग ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार तानाशाही कर ही नहीं सकता है, क्योंकि तानाशाही करेगा तो छोटा दल हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा हम समर्थन वापस ले रहे हैं,
अपनी सरकार आप चलाते रहिएगा। लिखिए नंबर 3, केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका ज्यादा होने से, केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका ज्यादा होने से केंद्र की शक्तियों में व्यवहारिक रूप से कमी आने लगती है। ज्यादा होने से केंद्र की शक्तियों में व्यवहारिक रूप से कमी आने लगती है। केंद्र की शक्तियों में व्यवहारिक रूप से कमी आने लगती है या कमी आ जाती है, और केंद्र राज्यों पर तानाशाही नहीं कर पाता। जैसे 356 का प्रयोग कम होता है। भाई देखते तो हैं, तो गठबंधन सरकार चलती है तो राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है मुख्यमंत्री से पूछ कर किया जाता है कि 4 लोग अपने पास है, किसको हम जो है राज्यपाल बना के आपके राज्य में भेजें, आप ही बताइए। क्योंकि वो समर्थन दे रहा है ना, तो बोलेगा इन 4 लोगों में से किसी को मत भेजिए, ऐसा करिए, एक हम नाम बता देते हैं, उसी को राज्यपाल बना के भेज दीजिए। भेजना पड़ता है। जैसे वाजपेयी साहब भाई वाजपेयी साहब ने गठबंधन सरकार बहुत अच्छे तरीके से चलाया, ये एक मानक है, तो काम ही यही करते थे। किसी मुख्यमंत्री के हमारे लिए राज्यपाल बना के भेजना है तो फोन करके पूछ लेते थे नीतीश कुमार जी से, भाई बताइए राज्यपाल की अब कार्यकाल खत्म हो गया, दूसरा राज्यपाल जाना है, सोच समझ के दिन में बता दीजिए, उन्हीं को भेज दूंगा राज्यपाल बनाकर, जिससे जो आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। तो बताइए नीतीश कुमार जी क्यों बीजेपी से अलग होते? भाई ये भी तो सोचिए। मान लीजिए मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अब सोचिए मुलायम सिंह जी नहीं भी समर्थन देते थे, तब भी जो है वाजपेयी साहब उनको फोन करके बोलते थे कि भाई जिसको कहिए राज्यपाल बना के भेज दूं। तो चाहे मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, कोई भी हो, सब लोग वाजपेयी साहब का सम्मान करते थे, क्योंकि उनको कोई बोलते थे भाई हमको गठबंधन सरकार चलाना है, तो गठबंधन सरकार का एक धर्म होता है। हाँ, इसे तो 1977 में जो देखा जाए तो उनको प्रतिनिधि बना के भेजा गया था, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि हम लोग से ज्यादा अच्छा वही बोल कर आएंगे। हाँ, तो मतलब कि मास्टर तो थे। नकारात्मक प्रभाव, हाँ, लेकिन आप उसमें लोकतंत्र नहीं लिखेंगे, ये हम लोग संघवाद से जोड़ के हमेशा लिखेंगे, क्योंकि जब प्रश्न ये पूछेगा गठबंधन सरकार का संघवाद पे प्रभाव, तो आप अपना ध्यान 2 चीज पर रखेंगे, गठबंधन सरकार से शुरू करेंगे और संघवाद पे खत्म करेंगे। बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि 150-200 वर्ड का प्रश्न होता है, गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि जहां आप घुमाएंगे फिर वो प्रश्न डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि वैश्वीकरण ने जो है मूल अधिकार को प्रभावित कर दिया। अब नकारात्मक प्रभाव समझिए, जिसे आप देखते हैं, अब अभी तक तो सकारात्मक देखिए, नकारात्मक देखिए। गठबंधन सरकार में जो है, गठबंधन सरकार जो केंद्र स्तर पर होगी तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होगी। तो निर्णय लेने की क्षमता इसलिए कमजोर होगी कि कोई भी मान लिया आतंकवाद के संदर्भ में निर्णय ले रहा है तो 4 दल आतंकवाद का ही समर्थन कर रहे हैं। यही तो होता था। आतंकवाद क्यों बढ़ गया, क्षेत्रवाद उग्रवाद क्यों बढ़ गया, भाषावाद क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि केंद्र सरकार का निर्णय लेने का क्षमता ही कमजोर था। अब केंद्र सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निर्णय लेता था तो 2-4 दल ऐसे थे जो आतंकवाद का समर्थन करके ही वोट बैंक प्राप्त करते थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग नाराज होते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होने लगी। अभी बताइए, संघवाद में जो है वो देखा जाए तो केंद्र सरकार का ड्यूटी बनता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी मजबूरी थी कि नक्सलवाद, आतंकवाद, सब शरणार्थी समस्या तमाम सब बढ़ने लगा, उस पर अंकुश नहीं लग पाया। और इस तरह से आज आप देखते हैं कि केंद्र राज्य के मध्य वही सब जो मुद्दे हैं वो तनाव के विषय बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए शरणार्थी समस्या को लीजिए, उसी समय शरणार्थी समस्या समाप्त हो गया होता तो आज जो है केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के मध्य तनाव नहीं होता, तो उस समय नहीं हो पाया समाधान, क्योंकि परिस्थिति ऐसी रही। नंबर 1, गठबंधन सरकार में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, जिससे राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरणार्थी समस्या, आतंकवाद, नक्सलवाद बढ़ने लगा, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए गठबंधन सरकार यहां पर होगा तो वहां पर जो है सरकार हमेशा सत्ता बचाने में लगी रहेगी, सबको मनाने जुड़ाने में लगी रहती है। भाई मान जाइए हमारी किसी को 2 सीट है, किसी का 10 है, किसी का 15 है, सबको सेट करके रखती है। अब यहां पर जो है
जब मान लीजिए प्रधानमंत्री सबको सेटिंग नहीं लगा रहेगा तो प्रधानमंत्री फिर जो है प्रशासन पर उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। तो नदी जल विवाद, सीमा विवाद, ये सब समस्या बढ़ने लगेगा। अभी प्रधानमंत्री और मंत्री का काम जो है वह देखा जाए तो समस्या के समाधान करने का है, लेकिन ये लोग तो अपना सरकार बचाने में ही, बहुमत जुटाने में ही हमेशा बस बैठ के अपना डायरी में ही लिख रहे हैं कि 5 सीट उनका, 7 सीट इनका, 3 सीट उनका, 275। ठीक है, कोई नाराज तो नहीं हो रहा है? पता करिए तो नहीं, फला नाराज हो रहा है तो बुलाइए, पहले बातचीत हो जाए। तो साहब नदी जल विवाद वाला समस्या छोड़ो, पहले उनको बुलाओ, सरकार रहेगी तब ना। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये सब जो पहलू है ये कहीं न कहीं नदी जल विवाद, सीमा विवाद ये सब बढ़ने लगा। उसी का परिणाम आज जो है असम मिजोरम की समस्या है। असम मिजोरम की समस्या आज का नहीं है, उस पुराना समस्या है, लेकिन उसका समाधान हम लोग नहीं कर पाए 15-20 साल में, अब वो समस्या बढ़ गया। लिख दीजिए, गठबंधन सरकार में सरकार हमेशा सत्ता बचाने में लगी रहती है, शासन पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है। नदी जल विवाद, सीमा विवाद जैसे समस्याओं को बढ़ावा मिलता है जो संघवाद को प्रभावित करता है। तीसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए जब सरकार अपना काम नहीं करेगी अच्छा से, हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहेगा, हमेशा चुनाव का भय बना रहेगा, तो ऐसे समय जो है आप जानते हैं कि जब चुनाव का भय बना रहेगा, राजनीतिक अस्थिरता का भय रहेगा, कभी भी सरकार जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो है जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, इन सब मुद्दों को खूब बढ़ावा मिलता है, संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा मिलता है। चुनाव जीतने के लिए कार्य करने से चुनाव में और लोग वोट नहीं देते हैं, भावनात्मक रूप से जोड़ना पड़ता है। बोलिए, पहले आप ही बोलिए। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब कि ऐसी मनोवृत्ति जिससे जो है विविधतावादी समाज होने के बावजूद भी हम लोग का लगाव अपने देश से बना रहता है। कहीं न कहीं जो है यह ऐसी मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक संकल्पना है जिससे जो है नागरिकों में एकत्व का बोध होता है, और मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोग जो है वो देखा जाए तो भले ही विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोग होते हैं, लेकिन आपस में एकत्व में जुड़े रहते हैं, और कहीं न कहीं एक ही जो है वो देखा जाए तो धरती के नागरिक अपने को समझते हैं, एक ही भाई बंधुता के लोग समझते हैं। ऐसी मनोभावना को नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। भाई हम लोग मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, लेकिन हम सब लोग आपस में जो मिलकर रहते हैं ये राष्ट्रीय एकीकरण है। तो यहां पर देखते हैं कि तीसरा जो चीज है कि जब इस तरह के राजनीतिक का स्थिरता होगा, जब मान लीजिए दल जो है विकास की जगह पर जो है वह हमेशा वोट बैंक की राजनीति करेंगे, कलाकारी करेंगे, तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो पीआईएल को बढ़ावा मिला, जुडिशियल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिला, जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा मिला। तो ये आप देखते हैं कि ये सब जो जनहित याचिका को बढ़ावा मिला, न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला, न्यायिक अति सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला, ये सब जो चीजें बढ़ने लगी, इससे केंद्र राज्य के मध्य जो है तनाव उत्पन्न हो रहा है। तब देखते हैं कि कहीं न कहीं जो है भाई उपराष्ट्रपति साहब ने कह दिया ना कि न्यायपालिका को जो है एनजेएससी को असंवैधानिक घोषित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने कानून बनाया था। अरे आप लोगों ने बनाया था तो हमारे यहाँ संसदीय जो है सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, यह भी तो बीजेपी को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों के मध्य की स्थिति है, और न्यायपालिका ही संविधान की व्याख्या करती है। संविधान को जो है संसद को जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। अब मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, अब बोलेंगे कि हम इतना काबिल हैं, हमको आईएएस नहीं बना सकते लोग। अरे कॉपी चेक करने वाला दूसरा है, उसके नजर में आप बेवकूफ व्यक्ति हैं तो कैसे आपको बनाएगा। अब भले अपने को काबिल समझते रहे, चाय की दुकान पर जाएंगे तो भी 4 लोग मिल जाएंगे, जानते हमको सब आता है, लेकिन क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता। अरे आपको कुछ नहीं आता है ये पहले स्वीकार करिए, तब पढ़िए मन लगा के। नंबर 3 लिखिए, गठबंधन सरकार में राजनीतिक अस्थिरता, चुनाव का भय बना रहता है, न्यायपालिका, पीआईएल, जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा देती है। अब जैसे लिख दीजिए उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद, लिखता रहूं नहीं तो पहले देखिए आप लोग उल्टा इधर लिखेंगे न्यायिक सक्रियतावाद, क्योंकि ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए ना। न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला, जिससे केंद्र राज्य के मध्य
तनाव की स्थिति बनी रहती है, केंद्र राज्य के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है। ठीक, बस इतना ही पढ़ना है।